चाल कैसे हो सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया हैं। और कमेंट सेक्शन को फ्लड किया था आप लोगों ने कि मैम आपने सब कुछ तो पढ़ा दिया बट गुप्ता एम्पायर कैसे छोड़ दिया आपने। तो यार आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए गुप्ता एम्पायर का वन शॉट लेके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि, मैं हूँ आपकी एसएसटी मेंटर और आइए शुरू करते हैं। तो भाई कैसे पढ़ेंगे, डेफिनेटली यार वन शॉट है तो एक बार में पूरे लेक्चर को हम लोग चमका लेंगे। और यहाँ आपके मैं दो दोस्त बनवाने वाली हूँ, है ना, दो दोस्तों से आपको मिलवाने वाली हूँ। तो आज से आपके दो दोस्त हैं जो बिल्कुल आपकी तरह क्यूरियस है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। नाम है उनका ध्रुव और भविष्य। तो ध्रुव और भविष्य के पास एक बहुत अच्छी मशीन थी, इतिहास, है ना। आप लोग कमेंट में बताना कि अगर इतिहास टाइप की मशीन आप लोगों के पास आ जाए तो आप लोग कहाँ जाएंगे पास्ट में। क्योंकि इतिहास की हेल्प से आप अगर वो गोल गोल घुमाओगे तो कहीं भी पास्ट में पहुंच सकते थे। तो उन्होंने सोचा यार चलो हम थर्ड टू सिक्स सेंचुरी सी में चलते हैं और देखते हैं उस समय का भारत कैसा था। अब भाई जाते 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 जब वो गए तो उन्हें गुप्ता एम्पायर भी दिखा, वटाका एम्पायर भी दिखा, पल्लवा एम्पायर भी दिखा, कामरूपा एम्पायर भी दिखा। तो उनका सर चकरा गया कि यार हमारा तो सिर चकरा गया है, इतने सारे एम्पायर हैं, है ना। गुप्ता एम्पायर जो मोस्ट पावरफुल एम्पायर था, है ना, थर्ड से सिक्स सेंचुरी में था, इसका कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र था। वताकास जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में रूल कर रहे थे, इनका कैपिटल क्या था, नंदीवर्धना था। फिर बात करें पल्लवास की, जो कांचीपुरम को कैपिटल मानते हुए साउथ इंडिया में सतवाहनास के बाद में रूल कर रहे थे। फिर बात करें कमरूपा की, जो प्रेजेंट डे असम में रूल कर रहे थे। ठीक है, तो सारे किंगडम से तो भाई भविष्य का थोड़ा सिर चकराने लगा। तो ध्रुव ने बोला यार कोई बात नहीं, हम अपनी मशीन घुमाते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचेंगे उस किंगडम को चमका लेंगे। तो जब मशीन घुमाई तो ये लोग पहुंच गए एक बड़े से आयरन पिलर के पास। एक ऐसा आयरन पिलर जो दिल्ली में है, एक ऐसा आयरन पिलर जो बना तो लोहे का है पर इसमें जंग ही नहीं लगती। तो ये लोगों ने देखा कि यार 1600 साल पुराना आयरन पिलर है और इसमें तो कोई जंग नहीं लगती। तो भविष्य ने वंडर किया किसने बनाया होगा, सोचो यार किसने बनाया होगा। तब वहां एक टूर गाइड ने आके क्या बताया कि यार ये 6 टन का पिलर चंद्रगुप्त टू ने बनाया है, जो गुप्ता डायनेस्टी के थे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मौर्यंस में भी चंद्रगुप्त पढ़े थे, चाणक्य वाले, वो चंद्रगुप्त अलग हैं, ये चंद्रगुप्त अलग हैं। तो चंद्रगुप्त टू ने जो गुप्ता डायनेस्टी के थे उन्होंने ये 6 टन का पिलर बनवाया। और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजिया है कि ये तो कभी रस्ट ही नहीं होता, इसमें कभी जंग ही नहीं लगती। तो इन्होंने देखा, इन्होंने टूर गाइड ने बताया कि ये उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश में पहले लगा हुआ था। फिर वहां से उठा के इसको दिल्ली में कहाँ लेकर आ गए, कुतुब मीनार के पास। कभी कुतुब मीनार जाओगे तो वहां पर ये पिलर लगा हुआ है। ये विष्णु भगवान को डेडिकेट किया है और इसमें चंद्रगुप्त टू के बारे में काफी कुछ लिखा है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब इस पिलर में लिखा है। तब इन दोनों को समझ में आया कि अब तो हमें गुप्ता डायनेस्टी ही समझनी है। जब ऐसी टेक्नोलॉजी इस डायनेस्टी की थी तो कमरूपा, वताका, पल्लवा सब छोड़ के क्या पढ़ने आ गए ये लोग, गुप्ता डायनेस्टी, जो आप भी पढ़ने यहाँ पर आए हो। तो देखो गुप्ता डायनेस्टी बेटा थर्ड से सिक्स सेंचुरी सी में स्टार्ट हुई थी। उस इसके पहले याद करो हमने एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में कुशनास पढ़े थे। कुशनास उसका राजा था कनिष्क। तो उसके बाद कुशनास के बाद नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में जो नई डायनेस्टी स्टार्ट हुई वो कौन सी हुई बेटा, हमारी गुप्ता डायनेस्टी हुई। तो आफ्टर कुशनास गुप्ता केम इनटू पिक्चर। ठीक है, काफी अभी देखोगे तुम आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास टाइप के लोग इस समय रहे, है ना। गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एरा कहते हैं, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इतनी शानदार डायनेस्टी ये थी। इस समय आर्ट, लिटरेचर, साइंस और गवर्नेंस काफी ग्रो किया। गुप्ता एम्पायर जो था बेटा उन्होंने नॉर्थ और वेस्ट इंडिया को रूल किया है। इसे क्लासिकल एज भी कहते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि इस समय आर्यभट्ट टाइप के लोग, संस्कृत टाइप की लैंग्वेज काफी ज्यादा ग्रो करी। क्लासिकल एरा, है ना, क्लासिकल इंडिया काफी ज्यादा इस समय ग्रो किया। संस्कृत, साइंटिफिक डिस्कवरीज काफी ज्यादा इस समय ग्रो की। तो इसे क्लासिकल एज भी कहते हैं और इसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये जो चंद्रगुप्त टू का पिलर है, आयरन पिलर, इसमें चंद्र नाम लिखा हुआ है। उसे समझ में क्या आया कि अच्छा है चंद्रगुप्त टू ने लिखवाया है, इनका नाम विक्रम आदित्य भी था।
चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी कहते थे बेटा, जो कि बहुत बड़े रूलर थे किसके, गुप्ता डायनेस्टी के, और विष्णु भगवान के काफी ज्यादा बड़े फॉलोवर थे, काफी विष्णु भगवान को मानते थे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि यार चंद्रगुप्त टू कौन थे, समुद्रगुप्त कौन थे, फाउंडर कौन थे भैया गुप्ता डायनेस्टी के, और क्या कहानी गुप्तास की रही है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो समुद्रगुप्त कौन थे बेटा, ही वॉज द फादर ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के फादर का नाम था समुद्रगुप्त। ये ग्रेट वॉरियर थे, है ना, मतलब ऐसा कहते हैं कि समुद्रगुप्त टू के जैसा तो कोई वॉरियर था ही नहीं, कोई योद्धा था ही नहीं। तो समुद्रगुप्त टू कौन थे, समुद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त टू के पापा थे। मैं थोड़ा सा क्लियरली बताती हूँ आपको। देखो सबसे पहले थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन, ये गुप्ता डायनेस्टी के मान लो फाउंडर थे। वैसे तो इनके पहले फाइंड हो चुकी थी, बट जो मेन सबसे बड़े राजा थे, फर्स्ट राजा, वो थे चंद्रगुप्त वन। फिर इनके बेटे का नाम था समुद्रगुप्त, जो कि वॉरियर किंग थे, जो कि क्या थे, वॉरियर किंग थे, है ना। इनके बारे में काफी कुछ लिखा है, इनके कोर्ट पोएट रहे हरिसेना, उन्होंने इनके बारे में इलाहाबाद में काफी कुछ लिखा है कि समुद्रगुप्त भैया बहुत बढ़िया राजा थे, इनका रोला अलग था। और इनके बेटे थे बेटा चंद्रगुप्त टू, जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, और जिन्होंने बेटा क्या लिखा है, वो जो पिलर है ना, आयरन पिलर चंद्रगुप्त टू के बारे में है। तो दिस इज द सीक्वेंस, सबसे बड़े चंद्रगुप्त वन, फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त, और फिर उनके बेटे चंद्रगुप्त टू। तो समुद्रगुप्त के बारे में यार वो वॉरियर किंग थे। इनके बारे में हमें कहां से पता चला, तो इनके कोर्ट में एक पोएट थे हरिसेना नाम के। हरिसेना भाई ने प्रयाग प्रशस्ति, है ना, प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। किसने, हरिसेना ने। तो वहां से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चला। समुद्रगुप्त का मन था कि वो पूरे इंडिया को जोड़ देंगे, पूरे इंडिया को जोड़ के एक भारत बनाएंगे और उसके राजा बनेंगे। और वो जो पूरा इंडिया जुड़ा हुआ इंडिया होगा, उसे वो कहेंगे धरानी बंधा। क्या कहेंगे, धरानी बंधा, मतलब पूरी धरा, पूरी लैंड को बांधना वो चाहते थे, और सारे राजाओं को हरा के एकमात्र द वॉरियर किंग वो बनना चाहते थे। हरिसेना ने बताया कि समुद्रगुप्त भाई जो हैं आर्ट, लर्निंग और ट्रेड के शौकीन थे, काफी शौकीन आदमी ये थे, है ना। इन्होंने बेटा एक कॉइन इनके समय का मिला है, जिसमें ये वीणा बजाते हुए दिखे गए, मतलब म्यूजिक का भी ये शौक रखते थे। द विष्णु पुराण लिस्ट की गुप्ता रीजन्स अनुगंगा, प्रयाग, साकेत, मगध, बट द एम्पायर ग्रू लार्जर। तो देखो जब इनके बारे में पढ़ा तो ज्यादा नाम क्या है कि अनुगंगा में इनका राज था, प्रयाग में था, साकेत में था और मगध में था। बट जब हमने बिल्कुल डीपली इन्हें पढ़ा तो पता चला कि सिर्फ यही नहीं, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट के बहुत सारे किंगडम्स में राज था किसका, गुप्ता एम्पायर का। मतलब इनका रौला तो अलग लेवल का था। ठीक है, इस तरह के कॉइन्स बेटा हमें गुप्ता एम्पायर के मिले हैं, जिनकी स्टडी करने के बाद पता चला कि इनका आर्ट, है ना, इनका म्यूजिक, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बेटर था जो पुरानी डायनेस्टी रही है उनसे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फाहिन। तो उस समय क्या हुआ, इंडिया में एक ट्रैवलर आए, चाइनीज ट्रैवलर आए, उनका नाम था फाहिन। क्यों आए थे इंडिया, बुद्धिज्म पढ़ने, है ना, इंडिया घूमने आए, बुद्धिज्म पढ़ने आए। और व्लॉगिंग तो आजकल हम बोलते हैं व्लॉगिंग, उस जमाने से लोग व्लॉगिंग करते हैं। उन्होंने अपने ट्रैवल व्लॉग में, है ना, उन्होंने लिखा कि जब मैं इंडिया गया तो मैंने गुप्ता एम्पायर देखा, ये तो बहुत प्रॉस्परस एम्पायर है। तो फाहिन जो चाइनीज ट्रैवलर थे बेटा, 5th सेंचुरी सी में बुद्धिज्म पढ़ने इंडिया आए थे, है ना। इन्होंने बेटा एक ट्रैवल व्लॉग लिखा है, और रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, उसमें गुप्ता सोसाइटी के बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है। इन्होंने लिखा कि लोग बहुत खुश थे, है ना, ज्यादा हाउस होल्ड के काम थे नहीं, उनको कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं थी, लोग मस्त खुश यहाँ रहते थे गुप्ता एम्पायर में। उन्होंने लिखा है कि जो फार्मर्स थे वो टैक्स देते थे, है ना, जो राजा है चंद्रगुप्त टू है, समुद्रगुप्त है, उनको टैक्स के फॉर्म में अपना गेहूं, अपना अनाज का कुछ हिस्सा राजा को देते थे। और राजा के पास गार्ड्स थे, अटेंडेंट्स थे, जिनको सैलरी मिलती थी, है ना। गंगा के आसपास की सिटीज जो थी वो बहुत रिच थी, वहां पे बहुत बढ़िया खेती होती थी। ये सब किसने लिखा है, ये सब फाहेन ने लिखा है। और फाहेन ने ये भी बताया बेटा कि जो वैश्य लोग थे, है ना, वैश्य लोगों ने
पुअर गरीबों के लिए, है ना, सिक लोगों के लिए, जो बीमार लोग हैं गरीबों के लिए रेस्ट हाउस बनवाए, है ना, मतलब लोग मदद करते थे, लोग क्या थे, काइंड टाइप के लोग थे। सिटीज में वेल्दी मर्चेंट्स थे, फॉरेन ट्रेडर्स थे, ब्यूटीफुल होम्स थे और साफ साफ लेन्स भी सिटीज में थी। फाहिन ने ये भी बताया बेटा कि यहाँ पर एक दिक्कत देखी मैंने, है ना, फाहिन ने बाकी सब चीजें तो अच्छी लिखी, बट एक चीज ऐसा लिखी कि यहाँ गुप्तास में चंदाला सोसाइटी थी, चंदाला कास्ट के लोग थे जिन्हें बाहर रखते थे, मतलब इनका जो घर थे वो मेन एरिया, मेन सिटी में नहीं होते, वो आउटसाइड में होते, मतलब शायद इनकी जो कास्ट है, इनकी जो जाति है वो लोग होगी, तो इसीलिए इनका जो घर था वो सोसाइटी से अलग होता था, मतलब सोसाइटी में इक्वालिटी की कमी थी। तो हिस्टोरियंस ने जब फर्स्ट फाहिन का ये यूनिट पढ़ा, फाहिन का ब्लॉग पढ़ा, तो उन्हें फाहिन की नजर से गुप्ता एम्पायर समझ में आया, बट क्या वो इनफ था? नहीं, उन्होंने अलग अलग सोर्सेज देखे, अलग अलग बातें देखी और फिर पूरे गुप्ता एम्पायर को हमारे लिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है विच चोला किंग इज क्रेडिटेड विद डिफीटिंग द चेरास एंड पांड्यास, इसका आंसर आपको पता चलेगा। ठीक है, अब आप ये देखो मैप, इस मैप में आपको दिखेगा पूरा गुप्ता एम्पायर, जो मेजरली गुप्ता एम्पायर था, दैट वाज होल ऑफ दिस, ये पूरा क्या था, गुप्ता एम्पायर उस समय था। ये कलर नहीं दिख रहा है, आप लोग बोल भी नहीं सकते हो कि रिकॉर्डिंग है। ये जो पूरा दिख रहा है रीजन, येलोइश रीजन, ये रीजन पूरा क्या था बेटा, दिस वाज फुल्ली गुप्ता एम्पायर, ये था हमारा गुप्ता एम्पायर। अब बात करें गुप्ता रूलर्स के बारे में बेटा, तो गुप्ता रूलर्स की अगर हम बात करें तो गुप्ता रूलर्स यूज्ड वेरियस स्ट्रैटेजीज टू एक्सपैंड देयर किंगडम, भाई उन्हें उनका किंगडम बढ़ाना था, तो या तो वो लड़ाई कर लेते, है ना, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कर लेते, या डिप्लोमेसी, या फिर वो पास वाले को बोलते कि भैया देखो हम तुमसे ज्यादा बड़े हैं, है ना, हमारे पास ज्यादा पावर है, तो तुम चुपचाप हमारी बात सुन लो, डिप्लोमेटिक, या वो मित्रता कर लेते, है ना, पास वाले रीजन से दोस्ती कर ली कि देखो आप भी बढ़िया हो हम भी बढ़िया है, एक काम करते हैं फ्रेंडशिप कर लेते हैं, आप हमको परेशान मत करना, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, या हम दोनों मिलकर एक बड़ा एम्पायर बना लेते हैं। तो गुप्तास ने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी करी, डिप्लोमेसी भी करी और अलायंस भी करे। और आपने अक्सर सुना होगा कि राजा अपने राज को बढ़ाने के लिए शादियां करता था, है ना, अगर मैं राजा हूं तो मैं अलग अलग रीजन की रानियों से शादी करूंगा, ताकि क्या होगा, मेरा एम्पायर बढ़ेगा। लेकिन गुप्तास के लिए वो लास्ट प्रायोरिटी थी, है ना, अगर ये तीनों से काम नहीं बनता तो वो शादी पर आते। ऐसे ही उन्होंने एक प्रभावती गुप्ता की हम बात करेंगे, प्रभावती गुप्ता तो चंद्रगुप्त टू की क्या थी, बेटी थी, उनकी शादी उन्होंने वताका के राजा से, देखा था ना, वताका के राजा से साउथ में कर दी थी, ताकि वताका और गुप्तास की क्या हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, वो लोग आपस में रिश्तेदार बन जाएंगे, तो उनकी क्या हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी। बट जो वताका का राजा था वो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई, तो प्रभावती गुप्ता ने अकेले क्या करा, वताका किंगडम को बहुत ग्रो किया। उनके दो बेटे थे, तो उन्हें प्रभावती गुप्ता को मदर ऑफ टू किंग्स भी कहते हैं, उनके दो बेटे थे बेटा, और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने मेंटेन करी वताकास और गुप्तास की रिलेशनशिप को, कभी लड़ाई नहीं होने दी। और प्रभावती गुप्ता जो थी बेटा वो बहुत बड़ी विष्णु फॉलोवर थी, विष्णु भगवान को काफी ज्यादा प्रभावती गुप्ता मानती थी, है ना। उन्होंने बेटा 7 टेम्पल्स बनवाए हैं विष्णु भगवान के लिए और उनके अवतारों के लिए। सम ऑफ दिस टेम्पल्स आर इन रामगिरी, रामटेक हिल्स, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। तो अगर कभी आप रामगिरी मंदिर जाए जो महाराष्ट्र की रामटेक हिल्स पर है, तो वो किसने बनवाया है, प्रभावती गुप्ता, जो कि चंद्रगुप्त टू की बेटी थी, विष्णु भगवान के लिए उन्होंने ये मंदिर बनवाया है। वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन में उन्हें मदर ऑफ टू किंग्स भी लिखा है, क्योंकि उनके दो बेटे थे और दोनों वताका किंगडम के राजा बने थे। ठीक है, ये जो है इस तरह के उन्होंने बेटा मंदिर बनवाए हैं, किसके लिए, विष्णु भगवान के लिए, विष्णु भगवान और उनके अवतार के लिए मंदिर उन्होंने काफी ज्यादा बनवाए हैं। गुप्ता एम्पायर में बेटा देखो क्योंकि गोल्डन एज थी, है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बढ़िया था। Instead of controlling everything from central authority, they divided the empire into provinces and granted lands to local rulers. तो सिस्टम सेट था, सिस्टम क्या था कि जो गुप्ता रूलर है वो अकेला सब कुछ काम नहीं करता, उसने पूरे गुप्ता एम्पायर को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया। हर प्रोविंस का एक लोकल राजा रहता, वो लोकल राजा का काम होता उस प्रोविंस की देखभाल करना, और ये गुप्ता एम्परर आराम से ऊपर बैठ के इन लोकल राजा पे क्या करता, रूल करता, इन लोकल राजा पे क्या करता, राज करता। तो भाई सब कुछ अपने हाथ में नहीं लेकर उसने काम को डिवाइड करा, इसी कारण उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा बढ़िया हो गया था। और जो जब लैंड देते ना,
कोई गुप्ता एम्परर किसी लोकल रूलर को जब कोई लैंड देते, कोई जमीन देते, तो कॉपर की प्लेट पर प्रॉपर लिख के देते, रजिस्ट्री होती कि मैं ये वाली लैंड इस राजा को दे रहा हूँ, इसके बदले में वो राजा मुझे इतने पैसे देगा, ये चीजें देगा और ये मैं इसको ग्रांट कर रहा हूँ। तो इसको प्रॉपर कॉपर की प्लेट पर लिख कर दिया जाता था। ठीक है। और इस समय बेटा ट्रेड भी काफी थ्राइव करी। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था? टैक्स था। अदर सोर्सेज इंक्लूड फाइन्स, टैक्स ऑन माइंस, इरिगेशन, ट्रेड एंड क्राफ्ट। तो देखो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता? टैक्स से आता। जो जमीन का टैक्स मिलता गुप्ता एम्पायर को, सबसे ज्यादा पैसा वहां से आता। बट उसके अलावा ट्रेड से, बिजनेस से, फाइन से, यहाँ से भी गुप्ता एम्पायर से काफी ज्यादा पैसा बनाया है। और इस रेवेन्यू को बेटा वो खुद की जेब भरने के लिए यूज नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आर्मी के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कॉलर्स को, आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए यूज करते। अगर वो खुद की जेबें भरते तो हो सकता है वो गोल्डन एज नहीं होती। वो जो पैसा कमाते वो लोगों पे वापस लगा देते। इसी कारण से काफी इंपॉर्टेंट एक बहुत गोल्डन एज गुप्ता एम्पायर बन गया। ट्रेड काफी बढ़िया थी। ट्रेड सिर्फ इंडिया के साथ नहीं थी बेटा, ट्रेड जो थी वो मेडिटेरेनियन रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, इवन चाइना तक ये लोग बिजनेस करते थे। फाइन टेक्सटाइल का, स्पाइसेस का, आइवरी का, बहुत प्रेशियस स्टोन्स का बिजनेस यानी कि ट्रेडिंग उस जमाने में गुप्ता एम्परर्स करते थे। जो इंडियन ओशन था, इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क कनेक्टेड इंडियन पोर्ट्स टू डिस्टेंट मार्केट्स। तो इंडियन ओशन जो था बेटा, इंडियन ओशन की हेल्प से, सीज की मदद से, है ना, शिप की मदद से लोग क्या करते? बहुत ज्यादा ट्रेड करते। कौन लोग? गुप्ता एम्परर्स। यहाँ सोकोट्रा आइलैंड, अरेबियन सी में एक सोकोट्रा आइलैंड था। तो जब इंडिया से कोई शिप जाती है ना, मान लो अफ्रीका जा रही है या कोई और रीजन जा रही है ट्रेड करने, तो सोकोट्रा आइलैंड उनका एक वो था रेस्ट पॉइंट, कि इंडियन ओशन से निकले, सोकोट्रा आइलैंड जो अरेबियन सी में है वहां तक पहुंचे, वहां थोड़ा रेस्ट वेस्ट करा, फिर वहां से आगे बढ़े। तो सोकोट्रा आइलैंड जो था एक इंपॉर्टेंट स्टॉप था। और यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा गुप्ता एम्पायर्स की चीजें मिली हैं। पॉटरी में कुछ गुप्तास का मिल गया, इवन उनके कॉइन्स मिल गए, है ना, सिक्के मिल गए। समझ में आया कि सोकोट्रा आइलैंड पे लोग स्टॉप लेते थे और फिर उसके बाद आगे की बिजनेस, आगे का ट्रेड करते थे। और इससे बहुत पैसा आया, है ना। पैसे के साथ साथ सिर्फ पैसा नहीं आया बेटा, कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ कि अगर कोई गुप्ता एम्परर या कोई गुप्ता आदमी बाहर जा रहा है तो वहां से कुछ अलग सीख के आया, है ना। इजिप्ट, अरेबिया, रोम, ग्रीस, अलग अलग कल्चर इंडिया में आया, है ना। हम इंडियन कल्चर बाहर गया और बाहर का कल्चर इंडिया में यहाँ पर ट्रेड से आना शुरू हुआ। देखो काफी अच्छा ट्रेड यहाँ पर किया था। सिल्क रूट जो हमने पहले भी पढ़ा है, सिल्क रूट के थ्रू भी ट्रेड होता था। कुशनास में हमने पढ़ा था कनिष्क ने सिल्क रूट के थ्रू काफी ट्रेड किया। तो वीट हो गया, राइस हो गया, आइवरी, स्पाइसेस, गोल्ड, इन सब चीजों का ट्रेड यहाँ बिजनेस यहाँ पर किया जाता था। Although Gupta rulers were devotee of Vishnu, they supported diverse religion and philosophy. भाई सब गुप्ता एम्परर्स विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बट उसका मतलब ये नहीं था कि दूसरे भगवान को, दूसरे ट्रेडिशन को वो लोग सपोर्ट नहीं करते, वो उनको भी सपोर्ट करते थे। उन्होंने बुद्धिस्ट के लिए, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन लाइक नालंदा, they were generous patrons of Buddhist institution like Nalanda University and various viharas and monasteries. The religion tolerance was a hallmark of this period, है ना। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में डोनेशन देना, वो फाहिन भाई आए थे बुद्धिज्म पढ़ने तो उनको अपने सोसाइटी में रखना, मतलब बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज को भी उन्होंने क्या किया था बेटा? सपोर्ट किया था। और यही इनका एक हॉलमार्क था, यही इनका एक क्या था? डिस्टिंक्ट पॉइंट था। क्या ये ऐसा नहीं था सिर्फ विष्णु विष्णु करते, नहीं, सबको, बुद्धिस्ट वगैरह सब चीजों को ये लोग अपनाते, उनको सपोर्ट ये लोग करते थे। नोटेबल फिगर में सबसे बड़े थे भैया आर्यभट्ट जी, जिनका जन्म कुसुमपुरा पटना में हुआ था, है ना। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना, जीरो की जो खोज है वो आर्यभट्ट जी ने की है। आर्यभट्टिया नाम की किताब लिखी है इन्होंने 500 सी के आसपास बेटा। इन्होंने बहुत पहले, है ना, अभी यूरोपियंस ने, अमेरिकन ने तो बहुत बाद में खोज करी कि भाई सोलर सिस्टम में ये होता है, सन और अर्थ की इतनी दूरी है, एक लाइट ईयर का इतना ये है, सब कुछ जो जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है ना, जो अभी रिसेंटली हम यूज करते हैं, उसका क्रेडिट बहुत कुछ जाना चाहिए आर्यभट्ट जी को, क्योंकि इन्होंने उस समय
एक्यूरेट नहीं बोलूंगी बट अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर दिए थे कि सन, मून और प्लैनेट का भाई मोशन कैसा है, या एलिप्टिकल पार्ट में जो है रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सारी बातें आर्यभट्ट जी ने पहले ही बताई थी। डे नाइट साइकिल क्या होती है, एक साल में कितने दिन होते हैं, ये दिन कैसे चेंज होते हैं, सीजन्स कैसे आते हैं, सब कुछ आर्यभट्ट जी ऑलरेडी बता चुके थे। अर्थ का साइज क्या है, एक्लिप्स जो ग्रहण आते हैं उनका रीजन क्या है ना। मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा एडवांसमेंट किसने किया था, आर्यभट्ट जी ने, जो गुप्ता एम्पायर के समय इंडिया में थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुसुमपुरा पटना में हुआ था। फिर बात करें वराहमिहिर जी की, जो जैन से हैं, है ना, इन्होंने बेटा बृहद संहिता नाम की किताब लिखी है जिसमें सब कुछ लिखा है, तुम्हें जो चाहिए वो लिखा है उसमें। वेदर के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, प्रेडिक्शन, आर्किटेक्चर, फार्मिंग, सब कुछ है ना। मतलब इट इज अ गाइड, ये गाइड के तरह है। लाइक डेली लाइफ में हमें कोई भी दिक्कत है उसका जो सोल्यूशन है वो बृहद बृहद संहिता में होगा। तो किसने लिखी है, वराहमिहिर जी ने। फिर थे एक पोएट है ना, द मोस्ट रोमांटिक पोएट कालिदास जी, जिन्होंने बहुत अच्छी रोमांटिक क्या लिखी है, पोएम्स लिखी है। मेघदूतम, मेघदूतम वाज वन ऑफ वेरी फेमस पोयम, जहां पर इन्होंने ऐसा लिखा है कि एक यक्ष है ना, द स्टोरी ऑफ अ यक्ष सेंडिंग अ मैसेज टू हिज बिलव्ड वाया क्लाउड, कि एक यक्ष है, वो अपने बिलव्ड को है ना, अपने प्यार को एक मैसेज भेज रहा है और क्लाउड्स को बोल रहा है कि ये मैसेज उस तक लेके जाना। और फिर पूरी पोयम में पूरा इंडिया लिखा हुआ है कि जब तुम उस एरिया में जाओगे तो तुम्हें वहां इतनी ग्रीनरी मिलेगी, वहां का क्लाइमेट ऐसा होगा, फिर तुम थोड़ा आगे बढ़ना तो वो भारत ऐसा है, फिर तुम थोड़ा आगे बढ़ना और फिर एंड पॉइंट पे तुम मेरे प्यार के पास पहुंचोगे और उसको मेरा ये मैसेज देना। तो काफी सुंदर पोयम है मेघदूतम, जो किसने लिखी है, कालिदास जी ने लिखी है ना। पोयम में ब्यूटीफुली लैंडस्केप ऑफ नॉर्थ इंडिया को समझाया गया है। तो संस्कृत पोएट्री के, ड्रामा के काफी बड़े कलाकार रहे हैं कौन, कालिदास जी। तो इस तरह के नोटेबल फिगर्स बेटा गुप्ता एम्पायर ने हमें दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आयुर्वेद, आयुर्वेद जो इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो भी गुप्ता पीरियड में ही लिखा गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इस तरह की जो किताबें हैं जिसमें पूरा आयुर्वेद लिखा है ना। चरक संहिता में ही सारी आयुर्वेदिक दवाइयां लिखी हैं। सुश्रुत संहिता में बहुत कुछ आयुर्वेद के बारे में, हर्ब्स के बारे में, हिमालयन की जो जड़ी बूटियां हैं उनके बारे में लिखा है। ये भी गुप्ता एम्पायर के समय ही लिखी गई है। तो तुम सोच रहे हो कि मतलब गोल्डन एज, क्लासिकल एज क्यों कहते हैं, कि इतना कुछ सब कुछ गुप्ता एम्पायर ने हमें दिया है। अच्छा, बहुत सुंदर था है ना। गुप्ता एम्पायर के समय जो इंडिया था ना बेटा, वो काफी 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 सुंदर था है ना। इस समय क्रिएटिविटी का, क्राफ्टमैनशिप नेक्स्ट लेवल थी। जो बिल्डिंग्स बनी थी, जो उस पर नक्काशी थी, उसके पहले इंडिया में कभी ऐसा देखने को ही नहीं मिला था है ना। सारनाथ में बुद्ध जी के जो स्कल्पचर्स थे, अजंता केव्स महाराष्ट्र की, उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश की, ये सब हाई स्टैंडर्ड केव्स हैं है ना। जब तुम घूमोगे तुम देखना उस जमाने में अजंता केव्स जैसी केव्स है ना, उदयगिरी केव जैसी केव्स गुप्ता एम्पायर ने हमें दी है। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल केव्स, वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर गुप्ता एम्पायर के समय था। अच्छा, दूसरा एंड लास्ट पॉइंट इज कि जब गुप्ता एम्पायर नॉर्थ में था बेटा, उस समय हमारे ईस्ट में कमरूपा किंगडम था, जिसके जिसके राजा का नाम था प्रयाग ज्योतिषा, प्रयाग ज्योतिषा। और हमारे जो साउथ इंडिया था यहाँ पर पल्लवा किंगडम था। तो ऐसा माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त भाई हैं, समुद्रगुप्त द वॉरियर किंग, उन्होंने कमरूपा को भी हराया है ना, प्रयाग ज्योतिषा को भी हराया है और पल्लवा राजा को भी हराया है। बट हराने के बाद वापस अपना किंगडम उन्हें वापस सौंप दिया कि यार चलो मैंने आपको हरा दिया है, अब आप मेरे अंडर में रहना, और वापस उनको अपना किंगडम सौंप दिया है। तो मतलब उन्होंने पूरा ईस्ट साउथ नॉर्थ पूरा जीत रखा था, किसने, समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने है ना। और पल्लवास जो कि क्या थे बेटा, काफी ज्यादा पावरफुल थे। सतवाहनास के बाद आए थे बेटा डेक्कन की तरफ, शिव भगवान के काफी बड़े भक्त थे। कांचीपुरम उनका कैपिटल था और उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, उसे सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स भी कहते हैं, उन्हें भी हराया है। और कमरूपा किंगडम है ना, जहां पर वर्मन डायनेस्टी के प्रयाग ज्योतिषा राज कर रहे थे है ना, जहां पर रामायण महाभारत लिखी गई, जहाँ के जो किंग है, किंग भगदत्त, जो महाभारत से लिंक्ड है ना।
ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा कि देखो जब नॉर्थ में गुप्ता एम्पायर था ना बेटा, जब ईस्ट में कमरूपा किंगडम या प्रयाग ज्योतिषा किंगडम था और साउथ में पल्लवा किंगडम था। तो ऐसा मानते हैं कि समुद्रगुप्त भाई ने इन दोनों को भी हराया था, रूपा को भी हराया था और पल्लवास को भी सॉरी हाँ पल्लवास को भी हराया था। और एंड में हराने के बाद अपने किंगडम इन्हें वापस दे दिए ताकि पीस मेंटेन रहे। और इन्हें क्या कहा कि भाई तुम मेरे अंडर में हो, तुम मेरे नीचे हो, बट तुम अपना राज कर सकते हो। मतलब इससे समझ में क्या आया कि समुद्रगुप्त जो वॉरियर किंग थे, उन्होंने ईस्ट भी जीत रखा था, साउथ भी जीत रखा था और नॉर्थ तो उनके पास था ही। पल्लवा जो सतवाहनास के बाद आए बेटा, कांचीपुरम उनका कैपिटल था, जहां इन्होंने काफी सारे मंदिर बनाए, सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स कहते हैं। शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे बेटा ये। और जो नॉर्थ ईस्ट में कमरूपा किंगडम था, है ना, इसे प्रयाग ज्योतिषा किंगडम भी कहते हैं। उस समय यहाँ वर्मन डायनेस्टी चलती थी, है ना। रामायण और महाभारत में लिखा गया है कि जो भागदत्त राजा था, भागदत्त राजा जो महाभारत से भी लिंक्ड है, वो यहाँ का बहुत बड़ा राजा था। उन्हें भी कमरूपा किंगडम को भी किसने हराया है? समुद्रगुप्त ने इन दोनों को हराया है, बट बाद में इन्हें रूल करने दिया ताकि पीस मेंटेन रहे। मतलब गुप्ता एम्पायर ने तो भाई पूरा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जीत रखा था। तो वन ऑफ द मोस्ट मेजर एम्पायर ऑफ इंडियन किंगडम वाज गुप्ता एम्पायर। तो ध्रुव और भविष्य ने रिग्रेट तो नहीं किया होगा कि उनकी जो इतिहास मशीन है उसको गोल घुमा के वो कहाँ गए? गुप्ता वर्ल्ड में आ गए। आई होप ये लेक्चर चमका होगा। कोई दिक्कत डाउट है तो कमेंट में करना, और समझ में आ गया है तो क्या लिखेंगे हम? चमक गया है मैम।